मैं मिथिलेश। आज हम आपको मिला रहे हैं बांका जिले के रजौन प्रखंड के पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण योद्धा के रूप में इस क्षेत्र में जाने जाने वाले शख्स डॉक्टर रवि रंजन से। आइए हम मिलाते हैं और जानते हैं इस क्षेत्र में उनकी क्या खासियत है और कैसे इस क्षेत्र को, इस जगत को, इस संसार को हरा भरा बनाने में वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सर नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप इस क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, प्रेरणा के स्रोत तो हमारी माँ है। जब माँ कपड़ा साफ करती थी तो बड़े हिसाब से वह पानी का उपयोग करती थी और उन दिनों तो लगता था कि नहीं, माँ कम पानी में और अच्छे तरीके से कपड़े साफ करती थी। तो बचपन में मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जैसे मैं युवा हुआ तो मेरे पिता जी भी मुझे पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए वे अपने साथ कई जगहों पे घुमाने ले गए। उन्होंने बताया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वर्षा नहीं हो रही है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरे प्रेरणा के स्रोत मेरे माँ और पिताजी हैं। आप लगातार इस क्षेत्र में प्रयत्नरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है आपको इस अच्छे काम करने में? कोई भी काम, सामाजिक काम या समाज में बदलाव की जो शुरुआत होती है, थोड़ा सा संघर्ष रहता ही है। संघर्ष वृक्षारोपण या वृक्ष वितरण के दौरान कई बार लोगों ने इसका विरोध भी किया। मुझे याद है कि एक जोठा ग्राम में जब हम श्राद्ध के अवसर पर पौधा जब बांटने की परंपरा की शुरुआत करने जा रहे थे, तो वहाँ के स्थानीय कुछ गांववासी ने कहा कि नहीं, ये नया चीज़ तो नहीं होना चाहिए, इससे क्या फायदा होता है। तो उनके तरफ से थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन जिनके घर में हो रहा था उनका मेरे साथ पूर्ण सहयोग था। और बाद में जब उन्हें समझ में आया तो जो विरोध करने वाले थे वही हमसे सबसे ज़्यादा पेड़ मांग के ले गए और वह आज भी हमको याद करते हैं। तो आदमियों का विरोध, फिर जगह का चयन, कहीं अगर जगह चयन कर रहे हैं वह सरकारी है या निजी है, फिर अर्थ का जो है अभाव, लोगों से अर्थ को लेना, फिर उसको सही समय पर सही जगह लगाना, सही उपयोग करना। तो लोगों की मानसिकता बदलना, अर्थ का अभाव, जगह का चयन, यह प्रारंभिक या प्राथमिक स्तर पर समस्याएं आई। किन किन अवसरों पर लोगों को वृक्षारोपण के लिए आप प्रेरित करते हैं सर? देखिए, इसकी शुरुआत तो हमने खुशी के हर मौके पे, जैसे विवाह हुआ, फिर विवाह दिवस, मैरिज डे हुआ, फिर जन्मदिन हुआ, अगर कोई किसी की नौकरी लगती है या घर में अन्य कोई खुशी का मौका आता है, तो उस अवसर पर मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ। और अब तो विवाह के साथ साथ हम श्राद्ध के अवसर पे भी प्रेरणा का काम शुरू कर दिए हैं और लोग स्वहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। आज रजौन प्रखंड में लोगों को कहना नहीं पड़ता है, चाहे वह पुण्यतिथि हो, चाहे विवाह दिवस हो, लोग स्वयं आगे बढ़कर अधिक से अधिक वृक्ष लगा रहे हैं। समाज को सुंदर बनाने में आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और हम देखते हैं कि सरकार भी समय समय पर वृक्षारोपण का कार्य करती है, उनके भी योजनाओं में रहता है। इसमें क्या फर्क महसूस करते हैं आप? सरकार की योजनाओं को किस रूप में आप देखते हैं? सरकार की योजना, जो वर्तमान समय की जो सरकार है, जल जीवन हरियाली, ये बहुत अच्छी योजना है और सरकार के तरफ से प्रयास तो काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन जन जागरूकता के अभाव के कारण जो है आज वृक्ष नहीं बच पा रहे हैं। सरकार तो
वृक्ष लगा भी देती है, उसमें गेबियन भी लगा देती है, पानी देने वाले की व्यवस्था भी कर देती है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व क्या करते हैं कि उसके गेबियन को तोड़ देते हैं, पेड़ को तोड़ के जलावन बना लेते हैं। तो जब तक जन जागरूकता समाज में, लोगों में नहीं आएगी तो सरकार का यह कार्यक्रम पूर्ण सफल नहीं हो सकता है। हालांकि बांका जिला में सरकार का जो ये प्रयास है ये काफी सराहनीय है। आप देख सकते हैं अमरपुर से बांका रोड कि दोनों किनारे वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सा लगता है। आप कटोरिया चले जाइए, लोग शिमला घूमने जाते हैं, तो हम तो मानेंगे कि बिहार का शिमला भी अगर है तो कोई कटोरिया का जंगल है, जहाँ सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत लाखों वृक्ष लगाए गए और वह बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं, जो पर्यावरण के साथ साथ सुंदरता में भी चार चांद लगा रहा है और पर्यटकों के लिए वो आकर्षण का केंद्र बन रहा है। समझना हम लोगों को होगा कि सरकार जो योजना चला रही है उसमें हम लोग पूर्ण सहयोग करें। जन जागरूकता का अभाव की बात आप करते हैं। अपने धर्म को देखें तो हिंदू धर्म को जो है वृक्षों का धर्म कहा जाता है। कहा जाता है कि देवताओं का वास वृक्ष में होता है। लोग इसके बावजूद इन सब बातों की अनदेखी करते हुए वृक्ष की कटाई क्यों करते हैं? कहां पर आप ये फॉल्ट पाते हैं? सही मायने में हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति है, वृक्षों की संस्कृति है। जन्म से लेकर मृत्यु कर्म तक कहीं ना कहीं हम वृक्षों के कोई ना कोई भाग को हम लोग उपयोग करते ही हैं। तो अभी भी लोग, बहुत सारे लोग जान नहीं रहे हैं। अगर वे अच्छी तरह से जान जाएं कि हर पेड़ों में अलग अलग देवताओं का वास है, तो वह काटने को रुकेंगे। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को यह बताना होगा। आजकल जो कोई भी धर्म का काम हो रहा है, प्रवचन हो रहा है या भागवत होगा, तो मैं उन धर्मगुरुओं से कहना चाहूंगा कि आप इन वृक्षों की महत्ता को बताइए। और जैसे वेर के पेड़ में माँ काली का, तुलसी में विष्णु का, कदम में कृष्ण का, बहुत सारे पेड़ हैं ऐसे। और पेड़ों के साथ साथ हमारी संस्कृति में तो हर जीव में है। जैसे आप सांप ले लीजिए तो उसमें हम लोग मनसा के रूप में उसको देखते हैं। आप अगर शेर ले लीजिए तो हम शेर का संरक्षण तो माँ दुर्गा का सवारी माना जाता है। उल्लू का ले लीजिए तो माँ लक्ष्मी का सवारी माना जाता है। तो हमारी संस्कृति ही ऐसी है, लोग इसको जान नहीं पा रहे हैं। तो समाज के शिक्षित लोग, धर्मगुरु लोग आए और लोगों को बताएं कि किन किन वृक्षों में और किन किन जानवरों में जो है किन किन देवताओं का वास है और कौन कौन से जो है पक्षी या जंतु कौन कौन से देवताओं के सवारी हैं। इसलिए लोगों को अधिक से अधिक बताना होगा। लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जो शिक्षित हैं, जो किताब को पढ़ते हैं, तो जान रहे हैं कि तुलसी में, पीपल में, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो जान ही रहे हैं। कृष्ण ने गीता प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा ही था। तो लोग इसको जान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन ये लोग जान लेंगे तो उस दिन ही वृक्ष की कटाई कम हो जाएगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, इसका महत्व क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर पेड़ हमारे लिए उपयोगी है। वह चाहे वह हमें फल के रूप में दे, चाहे वह हमें प्राणवायु के रूप में दे, चाहे वह हमें औषधि के रूप में दे, चाहे हमें विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए फर्नीचर दे। तो पेड़ का हर अंग उपयोगी है। समझदारी इसमें हो
कि हम अधिक से अधिक पेड़ कैसे बचाएं। अभी आप देख लीजिए, जिस अगल बगल बहुत सारे जड़ी बूटी हैं, बहुत सारे घास हैं जिसको आप जान नहीं रहे हैं, लेकिन उसको परखने वाला आयुर्वेदाचार्य परखता है और उसे दवाई के रूप में उपयोग कर लेता है। तो हमको समझना होगा, अधिक से अधिक प्रकृति के चीजों को समझना होगा। पहले चले जाइए तो हर घर में दादी माँ रहे या दादा रहे या परदादा रहे, तो हर घर में कुछ ना कुछ जड़ी बूटियों से संबंधित घर में पोटली रखी जाती थी। आजकल के तरह कोई मेडिकल दुकान में तुरंत जाके नहीं खरीदता था। तो वह संस्कृति को लौटाना होगा जो हम समझें कि किस पेड़ या किस घास या किस पत्तियां में कौन सा औषधीय गुण है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पेड़ का हर अंग हमारे लिए उपयोगी है। में भी हम लोगों ने देखा कि लोग प्रकृति से जितने दूर होंगे उतने अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में वृक्षारोपण हमारे लिए बहुत ही रामबाण के रूप में साबित होने की संभावनाएं और होती है। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि वृक्षारोपण अभियान को और अधिक गति मिले, इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से और पब्लिक की तरफ से? वृक्षारोपण को गति देने के लिए सरकार के साथ साथ एनजीओ, गैर सरकारी संस्था के साथ साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना होगा और प्रेरित करके वृक्ष लगाने के साथ साथ अधिक से अधिक कैसे वृक्ष बचाएं इस पर ध्यान देना होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन जो है अभी वह स्कूल है। स्कूल के माध्यम से सरकार अधिक से अधिक वृक्षों को छात्रों के द्वारा लगवा सकती है। आप प्रत्येक सप्ताह टीम वर्क के रूप में इस क्षेत्र में काम करते हैं, आपके कौन कौन सहयोगी हैं और किस प्रकार आप इस क्षेत्र में काम करते हैं? पर्यावरण के क्षेत्र में हमारी संस्था जो ना तो एनजीओ है ना ट्रस्ट है, बल्कि यह रजौन प्रखंड के विभिन्न गांवों के युवाओं का एक समूह है जो अपने पैकेट मनी से वृक्षों को खरीदती है और लोगों के बीच वितरण भी करती है, वृक्ष लगवाती भी है। तो हम लोग प्रत्येक सप्ताह जन जागरूकता अभियान के तहत मदद जंक्शन के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को हम लोग वृक्ष का वितरण करते हैं, जिसमें फलदार पौधे होते हैं, आम, अमरूद, कटहल के पौधे के साथ साथ कभी कभी हम लोग फूल के भी पौधे का वितरण करते हैं। हमारे सहयोगी के रूप में है सुमित कुमार बब्बू, प्रिय रंजन, कन्हैया लाल। हमारे टीम में डॉक्टर ब्रज बिहारी राव, डॉक्टर शुभंकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो कई व्यवसायी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बैंककर्मी भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो हमारा टीम जो है वह सभी से जो मिलकर बना हुआ है, यह पर्यावरण के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही है। राज्य सरकार के स्तर पर पर्यावरणविद के नाम, कुछ प्रमुख हस्तियों के नाम जानना चाहेंगे और हम यह आपसे जानना चाहेंगे क्या इस क्षेत्र में आप जैसे योद्धाओं को, पर्यावरण योद्धाओं को सरकार प्रोत्साहित करती है? राज्य स्तर पर अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए तो बहुत सारे पर्यावरण कार्यकर्ता, पर्यावरणविद हैं। जैसे हमारे परम मित्र मिशन हरियाली नूरसराय के राजीव जी हैं और उनके 33 सदस्यीय टीम है जो प्रतिदिन लगभग 500 फलदार पौधों का वितरण करती है। और आज उनके प्रयास से ही नालंदा पूरे भारत की अमरूद की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। उनके साथ साथ हमारे पटना के डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल भी, जो पूरे भारत में जमीनी स्तर पर काम करने वाले पर्यावरणविदों को इकट्ठा किया है। पीपल नीम तुलसी अभियान के वे संस्थापक भी हैं और पर्यावरण को गति दे रहे हैं। देववृक्ष महायज्ञ जो एक वीरान काली पहाड़ पर लगभग 2000 से अधिक पीपल के पेड़ लगा दिए हैं, वह अनिल और नीतीश जी हैं।
इसके साथ साथ समस्तीपुर से बबलू जी हैं, राजेश कुमार सुमन जो सेल्फी विथ ट्री कैंपेन के संस्थापक हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से अपने क्षेत्र में पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर नम्रता आनंद हैं, ऐसे तो नाम गिनाना उतना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये से प्रमुख हैं और बहुत ऐसे हैं जो जिनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है। आज हम जिस तरह भौतिकवादी दुनिया में जी रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ऐसे में क्या जंगलों की कटाई अथवा वृक्षों की कटाई के बिना क्या हम विकास की कल्पना साकार कर सकते हैं? देखिए, विकास हम कर सकते हैं। आज कई देशों के मॉडल को लिया जाए तो वहाँ सड़क बनाने या कोई अन्य काम करने से पहले वृक्ष को हटाने का सही तरीके से व्यवस्था की जाती है। तो विकास वृक्ष लगाकर भी हो सकता है, वृक्षों के साथ भी हो सकता है, बशर्ते हम अपनी मानसिकता को बनाएं कि पर्यावरण को बचाना है, वृक्षों को बचाना है, प्राणवायु को संकट में नहीं डालना है, तो हम विकास कर सकते हैं। सरकार की तरफ से एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जहां सड़क बने तो उसके पहले ही, जब से बने उससे 10 साल पहले हरित पट्टी तैयार कर दिया जाए, उसके बाद वृक्षों को काटा जाए। सरकार तो यहाँ बड़े बड़े पेड़ को काट देती है, जो एक छोटे से पौधे को बनने में 100 वर्ष और 50 वर्ष लग जाते हैं, वैसे पेड़ को काट देती है सरकार। तो सरकार को सोचना होगा कि जहां भी भवन बनाया जाए या सड़क बनाया जाए तो उसके लिए पहले हरित पट्टी का विकास करें, तो वृक्षों के साथ विकास संभव है। एक कोई साधारण इंसान चाहता है कि हम इस अभियान से जुड़े और वृक्षारोपण करें, उनके पास अपना जगह जमीन नहीं है, वे क्या करें? सरकार के तरफ से मदद मिले न मिले, और अगर आदमी अभियान से जुड़ना चाहे तो सभी स्वतंत्र हैं। वे कहीं भी, अगर उन्हें अपनी जमीन नहीं है तो वह कहीं भी सरकारी जमीन पर वृक्षों को लगा सकते हैं। सरकार तो प्रोत्साहन कर ही रही है, और सरकार तो सस्ते दामों पे 10 रुपये के दाम पर वन विभाग, बिहार सरकार बहुत सारे फलदार पौधे उपलब्ध करवा रही है और प्रेरित भी करती है। सरकार 3 साल उसके लिए पौधे से पेड़ बनाने के लिए पैसा भी दे रही है। तो लोग जान नहीं रहे हैं, अगर लोग जान जाएंगे तो वो स्वतः इस अभियान से जुड़ेंगे। तो प्रचार प्रसार की जरूरत है। आपको इस क्षेत्र में अब तक क्या क्या उपलब्धि मिली है? कौन कौन से पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं? मुझे इस क्षेत्र में उपलब्धि तो बहुत सारे मिली हैं। जैसे हमारे कई मित्र हमारे साथ जुड़ गए, कई संस्थाएं भी हमसे जुड़कर वह विस्तार रूप ले रही है। और जहां तक उपलब्धि, तो उपलब्धि ही उपलब्धि है। आज मेरा पूरा रजौन हरित हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उसको समझाने की जरूरत नहीं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या है? पुरस्कार तो कोई मायने नहीं रखता है, और अभी तक हमें कोई पुरस्कार भी नहीं मिला। इस अभियान को रजौन से बाहर ले जाने की कोई योजना है? जी, रजौन से बाहर मैं धीरे धीरे इसको बाका से फिर मैं अन्य क्षेत्रों में काम करूंगा। तो सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद।